Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is neurosurgical trauma. That is basically so similar to head and neck surgery from systemic dogger. लेकिन जर्नल से हम करेंगे इसको एज इट इज़ है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है. हेड इंजरीज कहाँ कहाँ हो सकते हैं? स्कल और ब्रेन में. स्कल्प में रिच ब्लड सप्लाई होती है और गेपिंग वूंड्स होते हैं. तो लेसरेशन होता है तो उसकी तो सारी जो लेयर है वो कट जाएगी एंड इट विल लीड टू अ गेप वुंड जो कि बहुत सीवियरली ब्लीड करेगा. स्कल इंजरीज में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. डिप्रेस्ड या लीनियर फ्रैक्चर हो सकते हैं और उस लिहाज से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिस साइड पे इंजरी हुई है स्कल की. एंटीरियर फोसा में तो नेजल ब्लीडिंग, पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा दैट वुड लीड टू रैकून्स आई. अब रैकून्स आई को ब्लैक आई से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा इज रैकून्स आई, जबकि ब्लैक आई इज सुपरफिशियल हीमाटोमा ऑफ द आईलिड बाय डायरेक्ट इंजरी. ठीक. और क्रेनियल नर्व 1 to 6 सारी उड़ जाती हैं. मिडल फोसा में होगा ऑब्वियसली. अब वहाँ मिडल फोसा में खुद पता है पेट्रस बोन होती है, 7, 9 और 8 नर्व उड़गी. कान होता है तो CSF ओटोरिया होगा, जैसे वहाँ CSF राइनोरिया था तो यहाँ CSF ओटोरिया होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स. पोस्टीरियर फोसा में बैटल साइन मेस्टॉइड रीजन ब्रूज आ जाएगा, सब ऑक्सीपिटल रीजन पे ब्रूज आएगा और क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 जाएगी. 12 नहीं जाएगी क्योंकि हाइपोग्लासिक कैनाल उसकी डिफरेंट होती है. हाउ डू मैनेज? ADLS ABCD. लीनियर फ्रैक्चर है तो कंजर्वेटिव मैनेज करें. डिप्रेस फ्रैक्चर है तो और कुछ भी नहीं कह रहे तो भी कंजर्वेटिवली मैनेज करें. लेकिन अगर डिप्रेस फ्रैक्चर इतना ज़्यादा है कि वो स्कल की थिकनेस से भी ज़्यादा चला गया और फिट्स पड़े और कन्वर्जेंस पड़े और कोई ओपन फ्रैक्चर है तो फिर तो ऑब्वियसली मैनेज करें. ब्रेन इंजरी भी दो में डिवाइड है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. प्राइमरी ये कि लगते सारी डायरेक्ट ट्रॉमा लगते सारी, जैसे कूप इंजरी कहते हैं वो ये, या फिर कूप इंजरी की वजह से कोई उसके ऑपोजिट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का ऑपोजिट जो है कंकशन या कंटूजन हुई है तो उसे काउंट्री कूप इंजरी, जिसमें कंट्यूजन कंकशन या बोन फ्रेगमेंटेशन हुई है. कोई इंजरी नर्व एक्सॉन्स की इंजरी हुई है. जैसे कि प्राइमरी में आगे 3 टाइप्स आते हैं. डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, ग्रे मैटर है. लेट्स सपोज ये एक ब्रेन का एरिया जिसमें ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर है. ठीक है, सॉरी ये वाइट मैटर. हाँ, एकदम इंजरी है जिसने शेयर कर दिया ग्रे और वाइट मैटर को. शेयरिंग ऑफ द ग्रे एंड वाइट मैटर इंटरफेस कॉजिंग माइक्रोस्कोपिक इंजरी टू द वाइट मैटर रिजल्टिंग इन ब्रेन एट्रोफी. या सेरेब्रल कंकशन कैसे पता चलेगा? पीरियड ऑफ एमनीजिया हुआ था. कंटूजन CT पे पता लग जाएगा. हेमरेज कैसे शो करेंगे? हाइपोडेंस वाइट एरिया, सॉरी हाइपोडेंस नहीं, हाइपरडेंस वाइट एरिया वुड बी हाइपरडेंस. सेकेंडरी ब्रेन इंजरी में विल सी द इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपर कैप्निया की वजह से, इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से. हेमरेज हाइपरडेंस होगा वाइट कलर का, या इस्कीमिया जो होगा वो हाइपोडेंस होगा ब्लैक कलर का, जो CT पे शो होते हैं. ठीक. और फिर उसने बताया कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रेन इंजरी ज़्यादातर मोस्टली इसलिए होती है जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है. नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है? 7 to 15. ठीक है, mm/Hg. और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80. तो सेरेब्रल परफ्यूजन क्यों जो है वो कम हो रही है? क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर वुड मीन इधर टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन हो जाएगी कम. हाउ डू मैनेज द ब्रेन इंजरीज? मैनेजमेंट के लिए आपको प्राइमरी सर्वे करना है, उसका एयरवेयर, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर सब कुछ देख लिया आपने. और फिर सेकेंडरी सर्वे में आपने उसका GCS स्कोर चेक करना है कि माइल्ड इंजरी या मॉडरेट या सीवियर. टोटल GCS स्कोर होता है 15. GCS स्कोर क्या हमें डिस्कस किया हुआ है? ग्लासगो कॉमा स्केल, जिसमें पता लगता है ब्रेन इंजरी कितनी हुई है कितनी नहीं. आई ओपनिंग इसके 4 मार्क्स होते हैं पूरे. वर्बल रिस्पॉन्स के 5 पूरे होते हैं और मोटर रिस्पॉन्स के 6 पूरे होते हैं. आई में इफ द आइज आर ओपन स्पॉन्टेनियसली तो 4, ओपन टू वॉइस 3, ओपन टू पेन 2, अगर ओपन ही नहीं है तो 1. वर्बल रिस्पॉन्स नॉर्मल कन्वर्सेशन 5, डिसओरिएंटेड कन्वर्सेशन 4. डिसओरिएंटेड है लेकिन वर्ड्स बोल रहे हैं. थर्ड में वर्ड्स हैं बट दे आर नॉट कोहेरेंट. सेकेंड में नो वर्ड्स ओनली साउंड. अगर कोई कहता है इन कोहेरेंट जो है या नॉट कोहेरेंट साउंड्स अगर कोई पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो साउंड्स हैं, उसका 2 पॉइंट्स बनेंगे उसे. अगर कुछ भी नहीं बोल रहा तो नन. मोटर रिस्पॉन्स नॉर्मली रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके हाथ बाजू पाँव वगैरह नॉर्मल 6. अगर उसका आप चुटकी काटते हो कहीं और पेन को लोकलाइज करता 5. चुटकी काटते हो और वो ऐसे फ्लेक्स कर देता है, ऐसे अपना हाथ वापस ले जाता है तो 4. विड्रॉज टू पेन. अब नॉर्मली फ्लेक्शन पोस्चर में 3, नॉर्मली एक्सटेंशन पोस्चर में जैसे डिसेब्रेट पोस्चर कहते हैं 2, और अगर कुछ भी नहीं फ्लैसेट पड़ा तो इट्स 1. अब ग्लासगो कॉमा स्केल तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन जो इंट्यूबेटेड पेशेंट है उनकी लिमिटेशंस भी हैं. जैसे इंडोट्रैकियल ट्यूब डिलीवरी इंट्यूबेटेड पेशेंट है तो बोल ही नहीं सकेगा तो हम क्या करते हैं उसका E4V वॉइस में लिख देते हैं इंट्यूबेटेड M6. अगर कोई पेशेंट ऐसा मिलता है जो कहते हैं कि राइट हैंड एक चीज़ कर रहा है और लेफ्ट हैंड जो है, लेट्स सपोज राइट हैंड जो है वो 5 पॉइंट्स पे है और लेफ्ट हैंड जो है सिर्फ विड्रॉ कर रहा है पेन पे, तो आपने जितनी बेस्ट एक्टिविटी है ना उस पूरी बॉडी में से वो लेनी है. 5 लेंगे फिर उसका स्कोर.
अगर कोई पेशेंट जो है जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो कोई मोटर स्किल पे इनवैलिड हो जाएगा, उसके लिए मोटर एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सीवियरली इंजर्ड है या ऑर्बिटल ट्रॉमा है, वो तो आंखें ही नहीं खोल सकेगा। चिल्ड्रन लेस देन 36 मंथ्स मतलब लेस देन 3 ईयर्स, उस पर तो ग्लासगो कॉमा स्केल वैसे ही अप्लाई नहीं होता। हमने देखा कि अगर 14 से 15 तक स्कोर जा रहा है तो माइल्ड, 9 to 13 है, लेस देन 13 है तो मॉडरेट, और लेस देन 3 है या सॉरी लेस देन 8 है मतलब 3 to 8 है तो फिर स्वीयर हेड इंजरी। ज़ीरो तो हो नहीं सकता ना, नन पे भी उसने 1-1 स्कोर दिया हुआ, तो ज़ीरो तो होने से ही रहा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है, लेकिन लिमिटेशन है, बट डिस्पाइट ऑल दिस इट्स वेरी यूजफुल स्केल। अब हमने सीटी करानी है, हम लोगों ने बोला हेड इंजरी पे सीटी करानी है। सीटी किस किस की करानी है? ग्लासगो कॉमा स्केल 13 हो या उससे कम हो। आपने 2 घंटे पेशेंट को रखा, वो 15 या 14 पे था, 2 घंटे के बाद वो 13 पे चला गया या 13-14 पे चला गया, तो जी उसका सीटी पे भेज दें। फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, ओपन डिस्प्रेस या बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर है, मोर देन 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग आ चुकी है, और 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, माइल्ड सी हेड इंजरी भी हुई है तो भेजते हैं सीटी के लिए। और पेशेंट जो कोगुलोपैथी या वार्फरिन थेरेपी पे है, बहुत डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, बहुत डेंजरसली छत से गिर गया, हाँ, फॉल ऑफ मोर देन 1 मीटर और 5 स्टेयर्स, चला रहा था, बाइक चला रहा था और एकदम उड़ के जाके फुटपाथ पर जाके उसका सर लगा है। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे, उसका किसी व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हुआ है, एमनीजिया मोर देन 30 मिनट, ल्यूसिड इंटरवल आया, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज की तरफ जाता है। डिस्चार्ज क्राइटेरिया दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर एडमिशन ऑफ द हेड सर्जरी? सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इफ द आफ्टर डिस्चार्ज, इफ डिस्चार्ज के बाद भी अगर वॉमिटिंग, नोजिया, ड्रॉजीनेस, वीकनेस है, लिम्स की विजुअल डिस्टर्बेंस है, तो आपने फ़ौरन दोबारा हॉस्पिटल आना है। और अगर जो है पेशेंट का कॉन्शियसनेस मोर देन 5 मिनट के लिए गया हुआ था, ल्यूसिड इंटरवल में गया, कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग, इंटॉक्सिकेशन, और कोई अडल्ट नहीं होम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसका ख्याल रखने के लिए, तो आपने पेशेंट को कर देना है एडमिट। डेफिनेटली ट्रीटमेंट मैनेटॉल देना है, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेंट एजेंट है, बारबिट्यूरेट्स देने हैं दैट वुड रिड्यूस द आईसीपीज, स्टीरॉइड्स वुड स्टेबलाइज द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो आईसीपी को कंट्रोल करेगा। हाइपर वेंटिलेशन करवाएं, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना बॉडी में जमा हुआ होता है दैट कॉजेज ब्रेडिकार्डिया एंड दैट कॉजेज रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर वो ब्रेडिकार्डिया कम हो जाएगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। फ्यूरोसिमाइड वो आईसीपी को रिड्यूस करेगा, कैसे? सीएसएफ प्रोडक्शन को कम करवा के। ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज, हेमरेज तो एक ही तरीके से जहाँ पे एक्स्ट्राड्यूरल या सबड्यूरल जूस भी हो उसके एक ही ट्रीटमेंट है, बर होल दे के ओपन सर्जरी से ड्रेन करेंगे हम। डिप्रेस फ्रैक्चर है तो उसको एलिवेट करेंगे। कंट्रोल ऑफ फिट्स बाय लोराजिपैम, फेनेटॉइन या वॉल्प्रोइक एसिड। फिर नर्सिंग केयर है कि प्रॉपर एयरवे, स्किन केयर, माउथ वॉश, बाउल ब्लैडर केयर रखें। एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज क्या है, जो हम लोगों ने स्टमक में भी पढ़ा था, जो कि एक्स्ट्राड्यूरल इज पोटेंशियल स्पेस ड्यूरा मैटर और स्कल के दरमियान। लीनियर स्क्वामस टेम्पोरल बोन में आ जाता है फ्रैक्चर दैट कॉजेज एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर, और फिर हमारे पास बन जाता है एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा दैट इज बाइकन्वेक्स शेप्ड, एपी से याद रखिएगा, बाइकन्वेक्स शेप, लेमन शेप या बाय शेप। माइनर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ल्यूसिड इंटरवल तो इसमें आना है। रैपिड ड्राउजीनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अकर विच में लीड टू डेथ अगर ना ट्रीटेड, अगर ट्रीटमेंट ना की गई इमीडिएटली। साइंस ब्रेडिकार्डिया, प्यूपल जिस साइड का, लेट्स सपोज इस साइड पे है ना, तो इसी साइड का प्यूपल जो होगा वो डायलेटेड फिक्स्ड हो जाएगा। और क्लॉट अगर किसी मोटर एक्टिविटी को कंप्रेस करे ना, मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन को, तो कॉन्ट्रोलेटल वो वाला साइड उसका हो जाएगा पैरालाइज्ड, हेमीपरेसिस हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन सीटी, और आप सीटी पे ब्राइट बाय कन्वेक्स वेल डिफाइंड बॉर्डर देखोगे क्लॉट का या ब्लीडिंग का, हेमरेज का, हाइपरटेंस उसका होगा। मैनेजमेंट ATLS और क्लॉट की वैक्यूएशन, ओपन क्रीनियोटमी एंड ऑफ एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज में हम ड्रेन करेंगे। अगर तो क्लॉट जो एसिम्प्टोमेटिक है और लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ना ड्रेन करें। मैनेटॉल शुड बी अवॉइडेड इन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, मैनेटॉल नहीं देनी। सबड्यूरल हेमाटोमा है, सबड्यूरल हेमाटोमा कैसे बनता है? जब सुप्राटेंटोरियल गुमैसलियन हो, इट इज़ कोरिलेटेबल विद नहीं सबड्यूरल हेमाटोमा किस तरह बनता है? जब ब्रिजिंग वेन्स जो है एडल्ट पीपल की एट्रोफी हुई हो, सेरेब्रल एट्रोफी ऑफ द ब्रिजिंग वेन्स, तो छोटी सी भी इंजरी हो, सिवियरिटी ज़्यादा ना भी हो ना, छोटी सी भी इंजरी हो तो फट जाते हैं। ट्रॉमा ही इसका मेन कॉज है। इट इज़ कोरिलेटेबल, सुप्राटेंटोरियल मास लियन मस्ट बी कंसीडर्ड इन कोमाटोस पेशेंट, सॉरी कोरिलेटेबल नहीं, करेक्टेबल। तो सबड्यूरल हेमाटोमा जो कि ड्यूरा और रेक्नॉइड मैटर के दरमियान होगा, तो इट इज़ करेक्टेबल सुप्राटेंटोरियल मास लियन। और कोई भी कोमाटोस पेशेंट हो तो उसमें आपने कंसिडर करना चाहिए कि एडल्ट पेशेंट है तो कोई भी ट्रॉमा की सिवियरिटी उसका कर सकती है सबड्यूरल हेमाटोमा। सिम्टम्स हेडेक, कॉन्शियसनेस, उल्टियाँ आएंगी, वॉमिटिंग, वीकनेस, कन्फ्यूजन, स्पीच डिस्टर्बेंस, वर्टाइगो, विजुअल डिस्टर्बेंस और सीजर्स। साइंस में डिप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस पेशेंट नहीं है, पेप्लोडीमा, पेप्लर इनइक्वलिटी, फेशियल वीकनेस, मोटर एसिमेट्री, मेमोरी लॉस एंड एफेजिया। हाउ डू यू क्लासीफाई? अब सबड्यूरल हेमाटोमा एक्यूट हो सकता है अगर 3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट आ जाए। 3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट आ जाएगा तो वाइट हाइपरटेंस CT पे दिखेगा। उसके बाद आता है 4 से 20 दिन के दरमियान आता है तो सब एक्यूट
सबड्यूरल हेमाटोमा या हेमरेज, और वो आइसोडेंस हो जाएगा, मतलब कि उसका जो है सीटी जो है उसका फिर सीटी पे उसका हेमरेज जो फेड होना शुरू हो जाएगा. इट वुड बी डिफिकल्ट टू सी ऑन सीटी बिकॉज इट लुक्स लाइक द ब्रेन मैटर. क्रॉनिक इट कम्स आफ्टर 20 days ऑफ द ट्रोमा. तो फिर तो हाइपोडेंस डार्क क्लॉट जम गया. Open craniotomy for evacuation of clot indicated for any acute subdural hematoma more than 1 centimeter in thickness or smaller hematomas that are symptomatic. हमने ओपन सर्जरी बरहोल सर्जरी से ओपन क्रेनियोटमी करके इवैक्यूएट ही करना है फॉर एनी हीमाटोमा जो कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा और सिम्टोमेटिक हो. नहीं तो फिर जैसे एक्स्ट्राड्यूरल का था हमने उसका भी नहीं किया था, लेस देन 1 सेंटीमीटर तो नहीं करना. पोस्ट ऑप वेंटिलेशन मॉनिटर नर्स को कहेंगे, नर्स करना है उसका हेड, नर्स को कहेंगे नहीं, नर्स करना है कि उसका हेड जो है 30 डिग्री से ही ऊपर रहे. ड्रग्स लाइक एनाल्जेसिया सेडेशन मॉनिटर इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो 25 से कम ही रखना है. नॉर्मल वैसे होता है 7 to 15. मॉनिटर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर दैट शुड होल्ड अबव 70 mmHg. टेम्परेचर को नॉर्मल रूम टेम्परेचर. रिपीट CT स्कैन इफ कंडीशंस डिट्यूरेट. फिर स्पाइनल इंजरीज है ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गन शॉट इंजरीज, फॉल फ्रॉम हाइट या स्पोर्ट्स इंजरी, जो कि सिस्टमिक में हम लोगों ने पढ़ी हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने स्पाइन को इमोबिलाइज करना होता है. सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइजेशन की बहुत 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 ज़रूरी होती है. इमोबिलाइज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर डिकम्प्रेशन लाइक मिथाइल प्रेडनिसोलोन या मेटोट्रेक्सामेथासोन टू रिड्यूस द स्वेलिंग. फिर सर्जरी करनी है, कोई फॉरेन बॉडी उसको रिड्यूस करें. लैमिना डिकम्प्रेस हुआ तो उसको लैमिना कंप्रेस हुआ है तो डिकम्प्रेशन लेमिनेक्टमी. स्पाइनल ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाए. नर्सिंग केयर of the hygiene, rehabilitation of the person, not only psychologically but उसका occupation भी वगैरह. And that's all about this chapter. जज़ाकल्लाह खैर.